हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो से हम लोग कवर करेंगे लूसेंट के प्रॉपर बुक को। और लूसेंट के प्रॉपर बुक में हम लोग देखेंगे सारे सब्जेक्ट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस के विषय को देखेंगे। तो चलिए हम लोग लूसेंट के बुक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का जर्नी को स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री को प्रॉपर वे में देखते चलेंगे। तो लूसेंट का बुक जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तल। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। आप लूसेंट खोलेंगे तो यहाँ उत्तर में क्या है, भारत के हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में क्या है, समुद्र फैला हुआ है। भारत का नक्शा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत, और नीचे क्या है, समुद्र फैला हुआ है। यही बात कहता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और इस उपमहाद्वीप का नाम क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। अगर बात करते हैं भारत के प्राचीन नामों की, तो भारत को कई नामों से जाना जाता था, जिसमें महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष बोला जाता था, या भरतों का देश भी भारत को बोला जाता है। यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत की संतान बोला जाता था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप के नाम से जानते थे, जिसे अधिक जामुन के वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसे जम्मू द्वीप के नाम से प्राचीन भारतीय अपने देश को बुलाते थे, और इसे आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात की जाए भारत को दो भागों में बांटने का श्रेय, तो भारत को दो भागों में विंध्याचल की विंध्य पर्वत श्रेणियाँ बांटती है, और विंध्य पर्वत श्रेणियाँ उत्तर और दक्षिण में भारत को डिवाइड करती है। विंध्य पर्वत श्रेणियाँ उत्तर और दक्षिण में भारत को डिवाइड करती है। अगर बात की जाए उत्तर में, तो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। अगर बात करते हैं भारत के विदेशी नामों को, तो विदेशी ने भी भारत को अन्य नामों से संबोधित किया। भारत को ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे, लेकिन वो सिंधु का उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे और हिंदू करते थे। तो आपको याद रखना है, ईरानी है जो हिंदू बोलते थे, लेकिन यूनानी इसे इंडे बोलते थे। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में यही कन्फ्यूजन होता है ईरानी और यूनानी में। तो यूनानी इसे इंडे बोलते थे और ईरानी इसे हिंद बोलते थे, हिंदू बोलते थे। अरबी इसे हिंद बोलते थे, अरबी लोग इसे क्या बोलते थे, हिंद बोलते थे भारत को। और मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाने लगे, और अंग्रेज इसे इंडिया के नाम से जानते थे। तो आपको प्रॉपर वे में जानना चाहिए कि विदेशी इसे किस नामों से बुलाते थे। तो ईरानी भारत को हिंदू के नाम से बुलाते थे, सिंधु नदी के नाम से बुलाते थे, लेकिन सिंधु का उच्चारण नहीं करते थे, हिंदू बोलते थे। यूनानी इंडे, अरब हिंद, और मध्यकाल में हिंदुस्तान नाम से जाना, अंग्रेजी से इंडिया नाम से जाना। अगर बात की जाए भारत की जनसंख्या के मुख्य नस्लें के मिश्रण का, तो भारत की जनसंख्या के मुख्य नस्लें का मिश्रण कुछ इस प्रकार है: प्रोटो एस्ट्रेलियाड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशियाड, निग्रोयड और मंगलोइड। ये भारत की जनसंख्या की प्रमुख नस्लें हैं। तो आपको याद रखना है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशियाड, नेग्रोइड और मंगलोइड। ये 5 नस्लें भारत की जनसंख्या का मिश्रण है। अगर बात की जाए भारतीय इतिहास की, 3 भागों में बांटा गया, और इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलियस को जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलियस को जाता है, और क्रिस्टोफर सेलियस एक जर्मन इतिहासकार थे। भारत को इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, अगले वीडियो से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक।